हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड यूनिट विच इज मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग का पहला चैप्टर आज हम करेंगे विच इज मनी। नाउ मनी आने से पहले, बहुत पहले वी हैड बार्टर सिस्टम। नाउ व्हाट इज बार्टर सिस्टम? इट वाज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। जो मैं बेच रहा हूँ वही आप खरीदोगे और जो आप बेच रहे हो वही अगर मुझे खरीदना है तभी हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हैं, तभी सेल एंड परचेज हो सकता है। दैट वाज बार्टर सिस्टम। इट वॉज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। बट इस बार्टर सिस्टम के बहुत सारे लिमिटेशन है और मनी आने के बाद ये लिमिटेशन सॉल्व हो गई थी। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बार्टर सिस्टम? सबसे पहला प्रॉब्लम था हमारा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नाउ व्हाट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब जो आप बेच रहे हो वही मुझे खरीदना और जो मैं बेच रहा हूँ वही आप खरीद रहे हो। दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर मैं टमाटर बेच रहा हूँ और आप शूज बेच रहे हो तो मैं शूज तभी खरीद सकता हूं जब आप टमाटर खरीदने के लिए रेडी हो, अदरवाइज वी कैन नॉट सेल एंड परचेज। मनी आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था बिकॉज मैं टमाटर किसी और को बेचूंगा, पैसे लूंगा और उस पैसों से मैं आपसे गुड्स खरीद लूंगा। सो बिकॉज बार्टर सिस्टम हैज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, वी इंट्रोड्यूस्ड मनी। The second limitation of barter system was there was lack of store of value. Now there are a lot of perishable goods, जैसे fruits, vegetables, flowers. इसको मैं प्रोड्यूस तो कर लूँ पर इसको मैं ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकता हूँ। सो मैं अपनी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। मनी आने के बाद मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ। सो दैट प्रॉब्लम गेट सॉल्व बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मनी एंड बार्टर सिस्टम हैज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. The third one becomes lack of measure of value. Now this pen is of 10 rupees, 20 rupees. ये मैं रुपीस के टर्म्स में इजीली मेजर कर सकता हूँ, वो मेरे लिए भी 10 रुपये होगा, आपके लिए भी 10 रुपये होगा। बट मनी आने से पहले इस पेन का रेट 5 किलो टमाटर, 3 किलो आलू, 2 किलो ये, तो ऑटोमेटिकली देयर वाज नो स्टैंडर्डाइजेशन। सो देयर वाज लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। आप उसको मेजर कैसे करोगे, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। एंड थर्ड वॉज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट। आज मैंने आपसे लोन लिया, उस लोन को मैं आपको इंस्टॉलमेंट में रीपे करने वाला हूँ। नाउ रीपेमेंट हैज़ टू बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर, बट बिकॉज ऑफ बार्टर सिस्टम मनी आने से पहले बहुत प्रॉब्लम था। सो फॉर एग्जाम्पल आई परचेज अ हाउस फ्रॉम यू, तो मैंने आपसे घर खरीदा। नाउ आई हैव टू गिव यू EMI, तो मैं प्रोड्यूस करता हूँ टोमेटोज। ऑलराइट, अब ये टोमेटोज को मैं आपको दूंगा तो ऑटोमेटिकली आई एम गिविंग यू 5 किलोज ऑफ टोमेटोज एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 10 years. ये छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। नाउ देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। मनी आने की वजह से EMI सिस्टम चालू हो गया एंड दैट बिकम स्टैंडर्डाइजेशन। तो अगर मुझे फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट करना है, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना ज़रूरी है। बार्टर सिस्टम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। So there were 4 problems of barter system: lack of double coincidence of wants, lack of store of value, lack of measure of value and lack of standard of deferred payment. इसको सॉल्व करता है हमारा मनी। तो व्हाट इज मनी? कोई भी चीज जो इनको सॉल्व कर दे दैट बिकम्स मनी। सो मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यू कैन यूज इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी नहीं है, आप मनी के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हो, which acts as a measure of value, store of value and at the same time acts as standard of deferred payment. Deferred payment matlab future payment. So that becomes the definition of money. Money is anything which is accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and at the same time standard of deferred payment. So this becomes the definition of money. कोई भी चीज़ जिसको आप एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, स्टोर ऑफ वैल्यू है and acts as standard of deferred payment becomes money. The second concept becomes what do you mean by money supply? Money supply मतलब हम सबके पास जितना भी पैसा है उसका totality is known as money supply. Now in our syllabus there are only 2 sector model which is household and firm. तो household और firm के बाद मिलाकर जितना भी volume of पैसा है that comes under the definition of money supply. It's the total volume of money which is held by the public at a particular point of time is known as a money supply. So it refers to the total volume of money held by the public. Public includes households and firms only. At a particular point of time that is known as money supply. As it is measured at a particular point of time, it is a stock concept.
and it only includes held by the public, which is households and firms. अब मनी को मेजर करने के लिए, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए बहुत सारे मेजर्स है. तो हमारी गवर्नमेंट या हमारा सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को 4 तरीके से मेजर करता है, विच इज नोन एज M1, M2, M3 एंड M4. हमारे सिलेबस में M1 ही है, हम बाकी सब भी एक बार पढ़ लेंगे, बट M1 को डिटेल में पढ़ेंगे. सो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए 4 टूल्स है, विच इज M1, M2, M3 एंड M4. M1 के 3 कंपोनेंट्स है. सबसे पहला करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड डिमांड अदर डिपॉजिट्स विद RBI. मेन 2 ही कंपोनेंट है. सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट, यू कैन राइट ओनली 2, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक and net demand deposit with commercial bank, but other deposits with commercial bank or other deposits with RBI also becomes a part of M1 only. सबसे पहला component currency and coins held with public. जितनी भी currency है, all the paper notes and all the coins which are held by the public at a particular point of time is known as currencies and coins held by the public, which is the first component of M1. All right. Paper notes include 500, 200, 100, 50, 20, 10, etc. And coins include 1 to 5, 10 and 20. So all this becomes a part of paper notes and coins which are held by the public. इसको हम fiat money भी बोलते हैं. Now what are fiat orders? Any order that is given by the government is known as fiat orders. As money can be issued for transaction is an order given by the government, इसलिए money को fiat money भी बोलते हैं. And it is also known as legal tender money. It is also known as legal tender money क्योंकि लॉ, कानून के नजरों में आप इस पैसे को ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो और कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है. सो नो वन कैन सो नो, नहीं मैं करेंसी में नहीं लूंगा, मुझे चेक्स में ही चाहिए. सो द पर्सन कैन नॉट से नो. पहला, currency and coins held with public includes paper notes and coins that are held by the public at a particular point of time. Paper note includes 500, 200, 100, 50, 20 and 10, whereas coins include 1 to 5, 10 and 20. It is also known as fiat money as it is issued by the order of the government, and it is also known as legal tender money because by law you can use it for transaction purposes. Now legal tender money are of 2 types. एक होता है limited legal tender money, एक होता है unlimited legal tender money. Understand this. अगर आप ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो तो आप सारा का सारा पेमेंट कॉइन में कर दोगे तो सामने वाला तो पागल हो जाएगा. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक अगर आपको पेमेंट करना है देन यू कैन यूज कॉइन्स. उसके अलावा आपको नोट्स ही यूज करना पड़ेगा, पेपर नोट्स. सो दैट कॉइन्स बिकम्स लिमिटेड लीगल टेंडर मनी बिकॉज यू कैन यूज इट फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट ओनली. एंड बाकी ट्रांजैक्शन के लिए यू कैन यूज पेपर नोट्स. सो पेपर नोट्स बिकम्स अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी. The second component becomes हमारा डिमांड डिपॉजिट हेल्ड विद कमर्शियल बैंक. तो कमर्शियल बैंक के पास पब्लिक के डिपॉजिट्स पड़े होते हैं. Now deposits can be of 3 types: current account deposit, savings account deposit and net time deposits, which is FD. ये तीनों डिपॉजिट्स होते हैं जो आप अपने डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हो. वो 2 ही हो सकते हैं, which is current account deposit. It is generally held by businesses और इसको आप ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. उसका कोई भी लिमिट नहीं है, जितना पैसा निकालना है आप अपने डिमांड पे निकाल सकते हो. सिमिलरली सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, जहाँ पे आपका सेविंग्स अकाउंट का पैसा पड़ा रहता है, वो भी आप चेक्स इशू करके कभी भी विड्रॉ कर सकते हो और कमर्शियल बैंक आपको मना नहीं कर सकता, ना ही पेनल्टी कट करेगा. बट एफडी पे पेनल्टी कट होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन का अमाउंट कट हो जाता है या इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है. सो दैट कैन नॉट बी विड्रॉन ऑन डिमांड. दैट्स व्हाई नेट डिमांड डिपॉजिट ओनली इंक्लूड्स करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट. Alright, this is known as net demand deposit which is held by commercial bank. क्योंकि हमारा पैसा किसके पास रहेगा, कमर्शियल बैंक के पास ही रहेगा. It refers to the deposits made by the public with the commercial bank. Demand deposits are those deposits which are withdrawable on the demand of the public by issuing checks. It only includes current account deposits and savings account deposit of the public. Now there is gross demand deposit and there is net demand deposit. Now what is gross demand deposit? हमारे पैसे जो है with the commercial bank is known as demand deposit. वैसे एक कमर्शियल बैंक का दूसरे कमर्शियल बैंक के अकाउंट में भी डिपॉजिट हो सकता है. अगर मैं उसको भी ऐड कर दूं, मतलब इंटर बैंक डिपॉजिट्स को भी ऐड कर दूं, तो वो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट होता है.
हम उसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है, विच इज हेल्ड बाय पब्लिक एंड फर्म्स. सो अगर मैं इंटर बैंक डिपॉजिट हटा दूं तो जो डिपॉजिट बच जाएगा विच इज ऑफ पब्लिक, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ नेट डिमांड डिपॉजिट. तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ M1, इट इज नेट डिमांड डिपॉजिट विच इज अ पार्ट ऑफ M1. एंड तीसरा कंपोनेंट हमारा अदर डिपॉजिट्स हेल्ड बाय RBI. RBI के पास भी बहुत सारे डिपॉजिट्स है. कमर्शियल बैंक अपने पैसे भी RBI के पास रखता है इन फॉर्म ऑफ रिजर्व्स. गवर्नमेंट के सारे ट्रांजैक्शन RBI संभालता है, विच इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, जो हम पढ़ेंगे बैंकिंग में. इसके अलावा हमारे RBI के पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल कंपनीज के पैसे भी रहते हैं ऑफ फॉरेन कंट्रीज. इनका जो भी सबमिशन है दैट इज नोन एज अदर डिपॉजिट्स विद RBI. ये पैसा आपको पे करना ही पड़ेगा जब भी RBI से मांगा जाएगा. हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोल सकता कि भैया आज पैसा नहीं है कल आके ले लेना. You are the central bank of the country. If you don't have money, what is the situation of the country? So RBI has to make this payment. हाँ, हम कमर्शियल बैंक और अपने इंडियन गवर्नमेंट को मना कर सकते हैं या रिजिड हो सकते हैं, पर बाहर वालों के सामने हम रिजिड नहीं हो सकते. So it only includes other deposits with RBI. It does not include deposit of Indian government and commercial bank with the RBI. So it includes the deposit held by the RBI that are made by foreign institutions like International Monetary Fund and the government of other countries, etc. However, the deposits of Indian government and commercial bank with the RBI are not included. और हम M1 को ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं क्योंकि हम इसको ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं. सो M1 के 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े. करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट विद RBI. ये अदर डिपॉजिट विद RBI डज नॉट हैव डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक एंड इंडियन गवर्नमेंट विद द सेंट्रल बैंक. बाकी के सारे डिपॉजिट्स को हम अदर डिपॉजिट्स बोलते हैं. सो अगर M1 के 3 कंपोनेंट है, आपको ये तीनों कंपोनेंट लिखना है. Currency and coins are also known as fiat money because it is issued by the order of the government, and it is also known as legal tender money because by law you can use it for transaction purposes. तो हमने M1 कर लिया, which is currency and coins held by the public, net demand deposit with commercial banks and other deposits with RBI. अब हम खाली अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए M2, M3, M4 भी पढ़ लेते हैं. M2 में M1 के तीनों कंपोनेंट्स है. सो M1 इज देयर इन M2 ऑलरेडी. इसके अलावा जितने भी सेविंग्स डिपॉजिट्स है ये किसके पास है? विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक. नाउ आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो रन्स अ पर्टिकुलर बैंक विच इज थ्रू पोस्ट ऑफिस, दैट इज नोन एज पोस्ट ऑफिस बैंक्स. उस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में अगर आपने अपना सेविंग्स अकाउंट खोल रखा है और उसमें जितना भी पैसा है दैट बिकम अ पार्ट ऑफ M2. तो उसमें M1 के तीनों कंपोनेंट प्लस द सेविंग्स डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स आर आल्सो इंक्लूडेड. M3 में M1 के तीनों कंपोनेंट आएंगे. इसके अलावा जितने भी टाइम डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के पास, जो हमने इग्नोर कर दिया था FD, हमने सिर्फ करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट लिया था. जो पब्लिक के बाकी डिपॉजिट्स है विच आर टाइम डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन M3. और M4 में M3 के सारे कंपोनेंट है, विच मीन्स करेंसीज एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, net demand deposit with commercial banks, other deposits with RBI and net time deposit with commercial bank. इसके अलावा सारे डिपॉजिट्स जिसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के पास है एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, वो आपका पार्ट बनता है M4. M4 में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट भी आएंगे और फिक्स डिपॉजिट भी आएंगे. नाउ दीज पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं that are the least liquid form of money. अगर कितना ही इमरजेंसी हो जाए आप ये FD को नहीं तोड़ सकते हो. That's why जैसे जैसे आप M1 से M4 में जाते हो the liquidity start reducing. Understand this concept clearly. जैसे जैसे आप M1 से M4 में जाओगे the chances of converting into cash start reducing. See, ये तो कैश के फॉर्म में ही है. डिमांड डिपॉजिट आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और RBI के पास बाकी गवर्नमेंट के जो पैसे है वो भी कैश में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा उनको एट द टाइम दे आस्क फॉर. सो इट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई. M1 इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई. M2 में जाओगे सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, इसका भी लिमिट है विड्रॉवल का. टाइम डिपॉजिट आप फिक्स ड्यूरेशन के लिए करते हो तो इट इज अगेन लेस लिक्विड. और M4 मैंने आपको बताया था जो FD है पोस्ट ऑफिस के पास
वो बहुत कम लिक्विड होता है. सो जैसे जैसे आप M1 से M4 में जाते हो द लिक्विडिटी स्टार्ट्स रिड्यूसिंग बट द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. M1 में 3 ही कंपोनेंट थे, फिर 4 हुए, लास्ट वाले में सारे कंपोनेंट आ गए. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली एज यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इंक्रीजेस. Higher you go to the measure of money supply, less is the liquidity. So M1 is the most liquid form of money supply and M4 is the least liquid form of money supply. M1 और M2 को हम narrow money supply concept भी बोलते हैं क्योंकि कम पैसा होता है, और M3 और M4 को हम broad money supply concept भी बोलते हैं. Alright, यहाँ पे हमारा money वाला पार्ट खत्म होता है. We'll go with banking in the next class. Thank you.